बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत सब के लिए में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कैसर महबूब शेख। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें नेमतें दी हैं उनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते और वो गिन भी नहीं सकते। तो इन सारी नेमतों में से कुछ नेमतें ऐसी हैं जो बहुत ही माइन्यूट या बहुत कम मिकदार में हमारे जिस्म में हैं, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा है। वो नैनोग्राम्स में होती हैं और 1 ग्राम का 1 अरबवां हिस्सा नैनोग्राम है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी वाइटल चीज़ें हैं, लेकिन जिस्म के इतने ज़्यादा काम वो हार्मोन्स करते हैं जिसका हमें अभी इदराक नहीं है। इसके लिए आज हमने दावत दी है एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, जो कि इन हार्मोन्स को डील करते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं, डॉक्टर अनीबा सैयद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर अनीबा सैयद लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आज गुजरांवाला हमारी खुशकिस्मती कि वो एक लेक्चर के लिए आई हुई थी, तो हमने उनसे टाइम लिया और आज हम एंडोक्राइन के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके गले में एक स्वेलिंग सी होती है, सोज होती है, जिसको गिलड़ कहते हैं। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा होता है, हत्ता कि कैंसर भी हो सकता है। तो उसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको कैसे पता करें कि वो क्या है। बेसिकली उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जिसकी वो स्वेलिंग होती है। तो थायराइड ग्लैंड की कितनी प्रॉब्लम्स हैं और वो क्या होता है, मैं डॉक्टर साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थायराइड ग्लैंड और गिलड़ की बीमारी हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पिछले कुछ अरसे से इसके केसेस में हमने देखा है कि इजाफा भी हो रहा है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो थायराइड है वो एक तितली की शक्ल का एक ऑर्गन है जो कि हर इंसान के गले के आगे मौजूद है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे डॉक्टर साहब हैं, चाहे जो भी बंदा है, वो लेके पैदा हुआ है। अब उसमें ये है कि आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलेगा तो वो गाड़ी चलेगी। वो पेट्रोल जो हमारे जिस्म का बनाता है वो ये थायराइड है। ये कुछ लोगों में डिफरेंट वजूहात की वजह से कुछ में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है, उसके और मसाइल आते हैं। कुछ में वो काम करना छोड़ जाता है, जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा वो नहीं चलेगी, बस यही समझ लीजिए। तो अल्लाह पाक ने इसको इस तरह की एक चीज़ बना के हमारे जिस्म में दी है कि वो पूरे जिस्म में सर से लेके पैर तक हर चीज़ में एक पावर, एक पेट्रोल, एक एनर्जी देता है, जिसकी वजह से जिस्म के सारे काम अपने रूटीन के मुताबिक चलते रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। थायराइड सुबह के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है और सारे दिन की जो मसरूफियात हैं वो थायराइड की वजह से काम करती हैं। अब थायराइड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 किस्म की प्रॉब्लम है, या तो ये ज़्यादा काम करना शुरू कर सकता है या कम काम करता है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए कि अगर ये कम काम कर रहा हो, क्योंकि आयोडीन बेस्ड चीज़ें हैं, अगर हमारे जिस्म में आयोडीन की कमी हो और जो हमारे इलाके जहाँ पर आयोडीन की कमी है वहाँ ये गिलड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके मतलब बताएं कि हाइपो और हाइपोथायराइड में क्या फ़र्क है। जैसे आपने बताया हाइपोथायराइड उन लोगों का होगा जिनका थायराइड कम काम कर रहा है, जितना उसको काम करना चाहिए या तो नहीं कर रहा है या बहुत कम काम कर रहा है। अमूमी तौर पर इन लोगों में कुछ खास हमारे पास सिम्टम्स आते हैं या साइंस आते हैं जिनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है रिपोर्टों से पहले कि इस शख्स को या इस खातून को थायराइड का मसला हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो वज़न का बढ़ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि मरीज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा ना खा रहे हैं लेकिन वज़न बढ़ता है, जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज़ ठीक ना होना, ख़वातीन में माहवारी के मसाइल आ जाना, औलाद का ना होना, कई दफ़ा उसमें एट द बैक ऑफ द वो प्रॉब्लम हमारे पास सिर्फ थायराइड का चल रहा होता है, सर के बाल गिर जाना, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहे थे। फिर उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते, जैसे दिल के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। और ये तो बेसिकली ये अगर किसी चीज़ में, किसी बंदे में या बच्चे में या किसी खातून में इस तरह की एक कैफियत नज़र आ रही हो, एनर्जी नहीं है, उठने का दिल नहीं कर रहा, हड्डियाँ पट्टे हर वक्त दर्द कर रहे हैं, सो 1 मिनट को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है थायराइड कम काम कर रहा हो, हाइपोथायराइड हो, तो मुआलिज से रुजू करें। उसके बरक्स कुछ लोगों में
थायराइड बहुत एक दो वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब बनता है तो बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देख लें तो इन लोगों में वज़न जल्दी से कम होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, माहवारी के मसले यहाँ पे भी आ जाते हैं, हमल का मसला यहाँ पे भी आ जाता है, सर के बाल गिर जाते हैं, कुछ लोगों की आप देखें तो आँखें साइज़ में बड़ी भी हो जाती हैं और बाहर की तरफ भी आ जाती हैं। ये भी थायराइड के साथ ही एसोसिएटेड होता है। और लोग समझते हैं घूर के देख रहा है, घूर के देख रहा है, वो कई दफ़ा वो घूर के नहीं देख रहा होता, बीमारी इस किस्म की होती है। और इसके साथ साथ आप देखें तो गदूद जो है वो अपनी साइज़ में भी ज़्यादा काम करते करते, जैसे बॉडी बिल्डर्स के मसल बड़े हो जाते हैं, ये भी बड़ा हो जाता है, तो वो आपको नज़र आता है। तो दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको मुआलिज से रुजू करके अपना टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए, बाकी की बात बाद में फिर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए कि इसमें कुछ टेस्ट जो करवाते हैं हम रूटीन में, जी वो कौन कौन से हैं? अच्छा, पहले इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप ज़रूर किसी डॉक्टर से मशवरा करें। जी ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो खून का टेस्ट होता है। खून में हम थायराइड के हार्मोन देखते हैं, TSH है, T3 है, T4 है, जिनके फ्री लेवल्स मोस्टली देखे जाते हैं। इसके साथ इनके मुआवन चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम एंटीबॉडीज़ वगैरह देख सकते हैं, और इन रिपोर्टों के मुताबिक फिर हम देखते हैं कि हमने मरीज़ का अल्ट्रासाउंड कराना है या स्कैन करवाना है या आगे किस तरह चलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि फ़र्ज़ करें एक पेशेंट का TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 कम है, तो वो हम हाइपोथायराइड कहते हैं। जी बिल्कुल। तो उसका इलाज क्या होगा फिर? देखिए, हाइपोथायराइड एक बहुत ही आसानी से इलाज उसका मुमकिन है। जो चीज़ कम है वो आपने जिस्म में दे देनी है। वो मैं आपको ये बताऊं कि अब वो हम दवाइयों के नाम तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि थायराइड हार्मोन ही जो गोलियों की सूरत में आ रहा होता है वो ख़ास तरीके से और वज़न के हिसाब से डॉक्टर आपको देगा। वो आपने रोज़ लेना होता है, रोज़ाना खाली पेट सुबह नाश्ते से कुछ घंटा आधा पौना घंटा पहले। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपने कभी ज़िंदगी में हाइपोथायराइड का मरीज़ छोड़ेगा नहीं दवाई अपनी। ठीक बात। और यही अगर ज़्यादा काम करना शुरू कर दे तो फिर हमने क्या करना है? जब ज़्यादा काम करना शुरू कर दे फिर हमारे पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। हम उसको गोलियों से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दो तरह की गोलियां, जिनमें से मुख्तलिफ ज़िंदगी के स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ यूज़ होती हैं। जी। इसके अलावा ऑपरेशन एक ज़रूर ऑप्शन है, लेकिन जिस टाइम पे हार्मोन ख़राब है उस टाइम पे ऑपरेशन नहीं होता, बाद में होता है। और फिर एक रेडियो एक्टिव कतरे होते हैं जो कि पिला के उससे भी इलाज किया जा सकता है। सो जब थायराइड ज़्यादा काम कर रहा हो तो आपके पास तीनों ऑप्शंस होते हैं, हर एक का कुछ फ़वाइद कुछ नुकसानात होते हैं। अपने डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करते हैं और वो आपको एक बेहतर मशवरा दे सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें थायराइड स्कैन का भी कोई रोल है? जो थायराइड, जिन लोगों का थायराइड ज़्यादा काम कर रहा होता है, हाइपर वाले जो होते हैं, उनमें डेफिनेटली ये लाजमो मलजूम है कराना। हाइपोथायराइड या जिनका थायराइड नॉर्मल है उनमें स्कैन की ज़रूरत नहीं होती। तो कैंसर का पता फिर कैसे चलता है? कैंसर की कुछ अलामात होती हैं। देखिए, कैंसर में सबसे पहले तो ये है कि मोस्टली 90% ऑफ द टाइम कैंसर के मरीजों के थायराइड हार्मोन का टेस्ट नॉर्मल आता है। वो हाइपर या हाइपो नहीं होता। हाइपर हाइपो आने का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ रिस्क कम है। दूसरी बात ये होती है गले में गिल्टियाँ होती हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको कोई ना कोई खतरनाक फाइंडिंग मिल जाती है। और फिर उसके बाद जो FNAC या सुई वाला टेस्ट कहा जाता है वो करवाएं तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि इसमें है हमारे पास कैंसर का कोई आंसर है या नहीं। आंसर है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये तो थायराइड की बात हो गई। एक बड़ा कॉमन मसला मैंने देखा है कि हमारी बच्चियां या लेडीज़ जो हैं वो अक्सर लेज़र करवाने चली जाती हैं कि मुंह पे बाल बड़े आ गए हैं। जी जी बिल्कुल। और वो मोटापे का भी शिकार होती हैं। अक्सर की शादी होती है तो बच्चे नहीं होते, माहवारी भी उनकी डिस्टर्ब होती है। तो इसको मेरा ख्याल हम PCOS कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके मतलब कुछ बताएं कि ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने इस वक्त टच किया है। पॉलीसिस्टिक कह लें, PCOS कह लें, कुछ लोगों को पानी वाली थैलियाँ भी कह दिया जाता है। इस हद तक ज़्यादा हो चुका है कि कहा जाता है कि अगर एक कमरे के अंदर 3 से 4 ख़वातीन बैठी हैं तो बीच में से एक को पॉलीसिस्टिक होगा। तो अब ये पॉलीसिस्टिक बेसिकली आप ये समझ लें हार्मोन्स का, कुछ ख़वातीन के हार्मोन्स का कुछ इस किस्म का इम्बैलेंस है कि कुछ हद तक जो नॉर्मल मर्दाना हार्मोन हर फीमेल के बॉडी में मौजूद होता है वो मिकदार से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। इसके बेसिक मैकेनिज्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। पेशेंट की माहवारी 15 दिन
2 महीने 3 महीने लेट होती जाती है, कई लोगों को 6-6 8-8 महीने भी लेट होते, साथ वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस्म पे मुंह पे बाल और सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न में लाइफस्टाइल और मोटापा मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने पीने को तो समझे कि जान बनाओ, और हमारे शहर में तो माशाल्लाह हर वक्त हम जान ही बनाते रहते हैं, खाना ही खाते रहते हैं। तो उन लेडीज़ के लिए यही पैगाम है कि वो खाना इत्दाल से खाएं, वॉक करें और अच्छा लाइफस्टाइल बनाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये PCOS डायग्नोज ज़ाहिर है, उनके हार्मोन लेवल आप करवाएंगे, उनका अल्ट्रासाउंड होगा, तो फ़र्ज़ करें एक पेशेंट डायग्नोज हो गया, तो अब फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट में ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक गोल्डन बात इसके अंदर है, वो ये है कि वजन कम करना। हाँ जी, सही बात, बिल्कुल। इससे बड़ी चीज़ पॉलीसिस्टिक में असर करने वाली मौजूद नहीं है। ठीक बात है। उसके अलावा बाकी टेबलेट्स आ जाती हैं, उनमें हार्मोन वाली दवाइयाँ भी मौजूद हैं, और उनमें दूसरी दवाई वो मौजूद है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देगी और पीरियड्स को वैसे रेगुलर करेगी। फिर साथ में आप एडजंक्ट के तौर पर वो दवाइयाँ भी दे सकते हैं जो कि वजन कम करने में मदद देगी। देखा ये गया है कि अगर कोई भी एक खातून या जिसको पॉलीसिस्टिक है, उस लड़की को वो 5 से 7% अपना वजन कम कर ले तो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाते हैं हार्मोन्स। तो उसमें अब ये है कि बेसिकली तो वजन कम करना है, डाइट अपनी सेट करनी है, और मेरा ख्याल है कि मेटफॉर्मिन का भी रोल है, जैसे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो दवाई काम करती है वो बिल्कुल मेटफॉर्मिन है, जो ग्लूकोफेज के नाम से जैसे आपने बताया। और मैंने देखा है कि पहली चीज जो पहली बात कही भी जाती है, और फार्मेसी पे भी लोग कह देते हैं अरे आप शुगर की दवाई ले रहे हैं, ऐसे ही, लेकिन बात यह है कि इसके जो नीचे मैकेनिज्म पीछे चल रहा है वो शुगर के साथ का ही है, उसी का भाई बहन है, और वो उसी को ही हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को अटैक करना होता है, जिसमें ग्लूकोफेज बहुत अच्छी तरह काम करता है। हाँ जी, वो जाके देखें इंसुलिन जिस्म में काम नहीं करेगी तो फिर हम उसको काम करवाने के लिए ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन उसका नाम है, वो हम देते हैं ताकि फिर उसकी शुगर, और फर्दर इसको शुगर भी हो सकती है ये PCOS वालों को। PCOS वालों को बहुत कुछ हो सकता है, उनकी हड्डियां एट रिस्क में है, उनको शुगर होने का रिस्क है, मोटापा अपनी जगह है, ब्लड प्रेशर होने का रिस्क है, ये लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा सकते हैं, ये सारे रिस्क मौजूद हैं जिसको भी पॉलीसिस्टिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह लोग अब चेक कराने शुरू हो गए हैं, शुक्र है, वरना पहले तो कोई नहीं कराता था। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से जब हम रिपोर्ट कराते हैं ना तो वो बहुत बड़े होते हैं, कईयों की फैमिलियों में भी ट्राइग्लिसराइड जो है ना, फैमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो है वो बेसिकली आजकल बड़ा कॉमन है, और शायद उसकी वजह हमारी डाइट भी है, लाइफस्टाइल है। तो डॉक्टर साहब उसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना अमूमी तौर पे उन लोगों में भी देखा जा रहा है जिनका वज़न नॉर्मल है। सो अब बात यह है कि एक पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल की जब आप बात करते हैं तो वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल की आप कह लें कई किस्में हैं, LDL है, IDL है, ट्राइग्लिसराइड जैसे आप कह रहे हैं वो है, VLDL है, HDL है। तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल की किस्में हैं और इन सबको ही देखना पड़ेगा, जिनमें से सबसे आप ये कह लें LDL हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ट्राइग्लिसराइड्स भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के मरीज़ आ जाते हैं, कुछ वो हैं जिन्होंने खुद अपनी कुछ ना कुछ तो जीन्स लेके पैदा हुए, लेकिन साथ में खुराक ऐसी रखी, अनहेल्दी खाया, मुरगन ज़्यादा, तली हुई चीज़ें ज़्यादा, और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और टीवी देखते रहे बस, और अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ही अपना सेहत ख़राब कर ली, और इन लोगों को ये है कि अब फिर टेस्ट करवा के पता चल गया, या खुदा न खास्ता कोई हार्ट का मसला हो गया, कोई और मसला हो गया, फिर पता चला। दूसरी तरफ जो आपने बात की फेमिलियल वाले वो पेशेंट्स होते हैं जो कि ये एक जीन्स के अंदर ऐसी चेंज होती है उनमें जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, या तो वो जिस्म उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा होता या वो बन बहुत ज़्यादा रहा होता है। मींस खानदानी, ये वो जीन्स लेके पैदा हुए हैं, बचपन में ही ज़्यादा होते हैं। ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स इसलिए होते हैं कि बचपन से ही दिल अटैक में होता है। एक बात इनको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में किसी एक को भी ये चीज़ डायग्नोज हो गई है तो सारे खूनी रिश्ते, यानी कि बहन भाई हो गए, वालदैन हो गए और औलाद होगी, उन सबको अपना कोलेस्ट्रॉल पूरा कोलेस्ट्रॉल, जैसे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, खाली पेट वो करवा के वो डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये इसीलिए क्योंकि फिर ये हार्ट को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से हम ये भी देख सकते हैं कि अगले 10 साल में इस बंदे को हार्ट का कोई अटैक होगा या कितने % चांसेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ناظرین یہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی، امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ صحت سب کے لیے وہ کنسلٹنٹ جن کو آپ بڑی مشکل سے مل سکتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں، اور پھر اس سے یہ ہے کہ بیماری کو ہونے سے پہلے آپ روکیں تاکہ آپ مشکل میں پڑنے سے پہلے اس کو بچ جائیں۔ السلام علیکم۔ گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی۔ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.